सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में नाटक और एकांकी से जो संबंधित कुछ प्रश्न बाकी बचे हैं उन्हीं को हल करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नंबर 36 है कि चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है। चरणदास चोर किसकी नाटक कृति है? नंबर ए मुद्रा राक्षस, नंबर बी बलराज पंडित, नंबर सी तनवीर हबीब, नंबर डी नाग बोडस। तो जो चरणदास चोर है, जो नाटक कृति है, वो हबीब तनवीर की मानी जाती है। प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न नंबर 37 है कि लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। नंबर ए मोहन राकेश, नंबर बी विष्णु प्रभाकर, नंबर सी अमृतलाल, नंबर डी अमृत राय। तो जो लहरों के जो राजहंस के जो नाटककार माने जाते हैं वो मोहन राकेश माने जाते हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं कि लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 में रचित है। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक हैं डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदनी, अब और नहीं, आर पार, श्वेत कमल आदि रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। नंबर ए जन्मेजय का नागयज्ञ, नंबर बी अंधा योग, नंबर सी आधे अधूरे, नंबर डी तमस। तो मध्यम वर्ग की जो पारिवारिक समस्या को जो दर्शाने वाला नाटक माना जाता है वह है आधे अधूरे। आधे अधूरे जो है वो पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं, जो कि 1969 में रचित नाटक माना जाता है। जन्मेजय का जो नागयज्ञ है वो जयशंकर प्रसाद जी का 1926 में रचित माना जाता है। तमस जो है भीष्म साहनी जी का है, जो कि 1973 में रचित रचना है। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। नंबर 1 जन्मेजय का नागयज्ञ, नंबर बी सिंदूर की होली, नंबर सी मिस्टर अभिमन्यु, नंबर डी लहरों के राजहंस। तो मोहन राकेश के द्वारा जो लिखित नाटक माना जाता है वो है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश जी के द्वारा रचित एक नाटक है, जिसका रचना काल 1969 माना जाता है। जन्मेजय नागयज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि 1926 में रचित रचना है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है, जो कि 1934 में रचित रचना मानी जाती है।
प्रश्न नंबर 40 है कि इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। नंबर ए टूटते प्रवेश, नंबर बी जय पराजय, नंबर 6 सी अजातशत्रु, नंबर डी लहरों के राजहंस। तो इसमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित जो नाटक माना जाता है वो लहरों के राजहंस से संबंधित है। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। टूटते प्रवेश विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। प्रश्न नंबर 41 है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है। नंबर ए लहरों के राजहंस, नंबर बी आधे अधूरे, नंबर ए लहरों के राजहंस, नंबर बी आधे अधूरे, नंबर सी रक्त कमल, नंबर डी आषाढ़ का एक दिन। तो इनमें से मोहन राकेश के द्वारा जो रचित रचना नहीं है वह है रक्त कमल। रक्त कमल जो है मोहन राकेश की रचना नहीं है, जबकि लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी के नाटक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 42 है प्रश्न नंबर 42 है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। नंबर ए अंधा युग, नंबर बी अंधी गली, नंबर सी कोकाड़, नंबर डी आधे अधूरे। महाभारत की कथा पर जो आधारित नाटक है वह है अंधा युग। कौन सा? अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी का नाटक है जो कि महाभारत की कथा पर आधारित है। आधे अधूरे जो है मोहन राकेश जी का नाटक है और कोकाड़ जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक माना जाता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं कि अंधा युग 1955 महाभारत की कथा पर आधारित है। धर्मवीर भारती जी की रचना है। कोकाड़ जगदीश चंद्र माथुर का नाटक उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। मतलब अंधेर गली जो है इसके लेखक धर्मवीर कोकाड़ जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, जबकि अंधी गली उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाटक है। किसकी है? अंधी गली जो है वो उपेंद्र नाथ अस्क जी का नाटक है। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। क्या है? अंधा युग जो है एक सशक्त त्रासदी है। अंधा युग एक गीति नाटक है। कैसा है? अंधा युग जो है एक गीति नाटक है। प्रश्न नंबर 43 है कि शारदिया के नाटककार हैं। नंबर ए मोहन राकेश, नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल, नंबर सी जगदीश चंद्र माथुर, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो शारदिया के जो नाटककार माने जाते हैं वो जगदीश चंद्र माथुर माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 44 है कि कोकाड़ नाटक की रचना किसने की थी? कोकाड़ नाटक की रचना किसने की थी? नंबर ए मोहन राकेश ने,
नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर ने, नंबर सी भुवनेश्वर ने, नंबर डी राम कुमार वर्मा ने। तो जो कोकाड नाटक की जो रचना की थी वह जगदीश चंद्र माथुर ने की थी। किसने की थी? जगदीश चंद्र माथुर ने की थी। प्रश्न नंबर 45 है कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? नंबर ए कोकाड, नंबर बी शारदिया, नंबर सी शिल्पी, नंबर डी आदमी का जहर। तो प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को जो आधार बनाया गया है वह कोकाड में बनाया गया है। किसमें? कोकाड में बनाया गया है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 46 है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना किसने की थी? नंबर 1 राधा चरण गोस्वामी, नंबर बी बाल कृष्ण भट्ट, नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर डी प्रताप नारायण मिश्र। तो सती चंद्रावली और अमर सिंह जो नाटक की रचना की थी राधा चरण गोस्वामी जी ने की थी। किसने की थी? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर जो नाटक की रचना की गई थी वह राधा चरण गोस्वामी जी के द्वारा की गई थी। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं कि पंडित राधा चरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे थे, जैसे है सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री, गोसाई के अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। प्रश्न नंबर 47 है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक कृति का नाम है। नंबर ए तिलचट्टा, या नंबर बी शुतुरमुर्ग, नंबर सी अंधों का हाथी, या नंबर डी बकरी। तो इनमें से जो सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना का जी की जो नाटक कृति मानी जाती है वह बकरी को माना जाता है, जो कि 1974 में रचित रचना मानी जाती है, जबकि तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की रचना है। इनके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि हैं। इनका पहला नाटक बकरी व्यंग्यात्मक है। बकरी कैसा है? एक व्यंग्यात्मक है। यह 1974 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? 1974 में प्रकाशित हुआ था बकरी नाटक। इनके दो अन्य नाटक हैं लड़ाई 1979 और गरीबी हटाओ आदि है। दो नाटक हैं, एक लड़ाई और एक है गरीबी हटाओ आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिया गया है। प्रश्न नंबर 48 है कि बकरी किसकी रचना है? तो अभी ऊपर बताया जा चुका है कि बकरी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है, जो कि
1974 में रचित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो जन्म हुआ था वो 1927 में हुआ था। प्रश्न नंबर 49 है कि बकरी नाटक के रचयिता हैं। नंबर ए मोहन राकेश, नंबर बी उपेंद्र नाथ अस्क, नंबर सी हबीब तनवीर और नंबर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यह फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि जो बकरी नाटक के जो रचयिता हैं वह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, जो कि 1974 में रचित रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 50 है कि शकुंतला नाटक की खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में जो अनुवाद किया था, नंबर ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, नंबर बी राजा लक्ष्मण सिंह ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, नंबर डी है या गिरधर दास ने। तो शकुंतला नाटक का जो खड़ी बोली में जो अनुवाद किया था वह किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया था? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में जो अनुवाद किया था वो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में जो अनुवाद किया था वो राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में किया था। रघुवंश और मेघदूत का भी इन्होंने ही हिंदी में अनुवाद किया था। तो रघुवंश और मेघदूत रचना का भी इन्होंने ही अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 51 है कि भारतेंद्र युग की केंद्रीय विद्या है। नंबर ए उपन्यास, नंबर बी कहानी, नंबर सी नाटक, नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विद्या है वह नाटक जो है भारतेंदु युग की केंद्रीय विद्या मानी जाती है। भारतेंदु युग के लेखकों को नाटक और निबंध में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 52 है, नहुस नाटक लिखा गया है। तो नहुस नाटक लिखा गया है नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, नंबर बी वियोगी हरि के द्वारा, नंबर सी शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा और नंबर डी गोपाल चंद्र के द्वारा। तो नहुस जो नाटक लिखा गया है वह लिखा गया है गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस और उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा 1859 में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 53 है कि नहुस नाटक के रचनाकार हैं। तो यह क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। इसके जो रचनाकार हैं गोपाल चंद्र ऑफ गिरधर दास माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 54 है कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? क्या? नहुस नाटक के लेखक जो थे बाबू गिरधर दास का
भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? नंबर 1 पिता का, नंबर बी दादा का, नंबर सी परदादा का, नंबर डी भाई का। तो नहुस नाटक के जो लेखक गिरधर दास थे, उनका भारतेंदु से जो संबंध था वो एक पिता का संबंध था। जो गिरधर दास जी थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के क्या लगते थे? वो इनके पिता थे। प्रश्न नंबर 55 है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाटक के लेखक कौन हैं? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाटक के लेखक कौन हैं? नंबर ए अज्ञे, नंबर बी मुक्तिबोध, नंबर सी प्रसाद, नंबर डी हरिशंकर प्रेमी। तो उत्तर प्रियदर्शी नामक जो गीति नाटक के जो लेखक थे वह थे अज्ञ। कौन? उत्तर प्रियदर्शी नामक जो गीति नाटक के जो लेखक थे वो अज्ञ जी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 56 है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं। नंबर 1 उदय शंकर भट्ट, नंबर बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, नंबर सी राम कुमार वर्मा और नंबर डी सेठ गोविंद दास। तो पृथ्वीराज की जो आंखें शीर्षक के जो रचयिता हैं वह हैं राम कुमार वर्मा को माना जाता है। राम कुमार वर्मा जी का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। उदय शंकर भट्ट का जन्म 1898 में हुआ था। कब हुआ था? 1898 में हुआ था। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता राम कुमार वर्मा हैं। यह ऐतिहासिक आधार पर राम कुमार वर्मा का प्रथम सफल नाटककार थे। वर्ष 1930 में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। रेशम टाई, सप्त किरण, रूप रंग, रिमझिम, चारु मित्र, विभूति, रजत रश्म, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, 5 जगन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल। देखो एक रचना है जूही, एक रचना है कितना ये हो गया गीति नाटक, ये भी हो गया, पृथ्वीराज की आंखें भी हो गया। हाँ, और उत्तरायण की, हाँ इस पर है उत्तरायण किसकी कृति है? तो यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है जो कि 1905 में रचित रचना है। प्रश्न 58 है, इसमें थोड़ा अपसेट हो गया है क्वेश्चन सेट। निम्नलिखित नाटकों कारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? नंबर ए लक्ष्मी नारायण लाल, नंबर बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, नंबर सी उपेंद्र नाथ अस्क, नंबर डी राम कुमार वर्मा। तो इनमें से जो ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं वे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो हैं वो एक ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर
59 है। तो रेल का बिकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। रेल का बिकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमगन। तो रेल का जो बिकट खेल नाटक के जो रचनाकार माने जाते हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं। रेल का बिकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं दंपति, स्वयंवर या बहन नला, बेड़ी संगार, कालराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह आदि है। प्रश्न नंबर 60 है कि साधना शिव साधना नाटक है। नंबर 1 प्रसाद का, नंबर बी हरि कृष्ण प्रेमी का, नंबर सी सेठ गोविंद दास का, नंबर डी उदय शंकर भट्ट का। तो ये जो नाटक है शिव साधना हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक है। किसका है? हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा रचित नाटक है। शिव साधना 1937 में हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं स्वर्ण विहान 1930 में, रक्षाबंधन 1934 में, पाताल विजय 1936 में, पाताल की विजय 1936 में, प्रतिशोध 37 में। सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक हैं हर्ष, प्रकाश और कर्तव्य 2 भाग। प्रश्न नंबर 61 है कि माधा कैट्स नाटक किसने लिखा था? नंबर 1 रागे राघव ने, नंबर बी लक्ष्मी नारायण लाल ने, नंबर सी हरि कृष्ण प्रेमी ने, नंबर डी जयशंकर प्रसाद ने। तो जो माधा कैट्स नाटक जो लिखा था वह लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा था। इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि माधा कैट्स नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा रचित है। इस नाटक में प्रेम विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। अंधा कुआं 1955, सुंदर रस 1959, 3 आँखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 60, रक्त कमल 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, यह सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज राक्षस, पंचवटी पुरुष, गंगा माटी आदि इनकी अन्य कृतियां हैं। प्रश्न नंबर 62 है कि अंधा कुआं के रचनाकार हैं। तो ऊपर बताया जा चुका है कि अंधा कुआं के जो रचनाकार वह लक्ष्मी नारायण लाल हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं। प्रश्न नंबर 63 है अंजो दीदी किस विद्या की रचना है? तो अंजो दीदी जो है एक नाटक विद्या है। क्या है? अंजो दीदी एक नाटक है। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्के जी की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति है जो 1954 में रचित है नाटक कृति है। इसकी केंद्रीय पात्र है अंजो दीदी जो बहुत अनुशासन प्रिय है। अस्के जी की
अन्य नाटक है जय पराजय 1937 में, छठा बेटा 1940 में, कैद 1945 में, उड़ान 1946 में, भंवर 1950 में, अलग अलग रास्ते 1954 में रचित हैं। प्रश्न नंबर 64 है कि गंधर्व नाटक के रचनाकार हैं। तो गंधर्व नाटक के जो रचनाकार हैं वो मढ़ी मधुकर जी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 65 है कि डॉक्टर नामक कृति की विद्या है। तो डॉक्टर नामक जो कृति की विद्या मानी गई है वो नाटक माना गया है। प्रश्न नंबर 66 है कि नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं। तो जो नुक्कड़ नाटक के जो जनक माने जाते हैं वो सफदर हशमी को माना जाता है। क्या? नुक्कड़ नाटक के जो वो माने जाते हैं वो सफदर हशमी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 67 है कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। तो हिंदी का जो पहला रेडियो नाटक है वो राधा कृष्ण को हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, जो 1937 में प्रसारित पहली बार हुआ था। प्रश्न नंबर 68 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मवर्त के प्रथु के बीच विलक्षण सामान्य किस नाटक में है? तो ये है पहला राजा। प्रश्न नंबर 69 है कि दृश्य काव्य की विद्या है। तो दृश्य काव्य की जो विद्या है वह नाटक को माना जाता है। प्रश्न नंबर 70 है कि हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। तो हिंदी में जो यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं वो राम कुमार वर्मा हैं। प्रश्न नंबर 71 है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक एकांकी के जो जनक माने जाते हैं वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। प्रश्न नंबर रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। तो रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? रुपया तुम्हें खा गया के एकांकी के जो लेखक हैं वो भगवती चरण वर्मा हैं। प्रश्न नंबर 73 है कि कौन सी रचना एकांकी है? तो नदी प्यासी है, यह धर्मवीर भारती जी के द्वारा रचित एकांकी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 74 है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो वह है विष्णु प्रभाकर की एकांकी रचना है। प्रश्न नंबर 76 है कि उपेंद्र नाथ अस्कर द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो उपेंद्र नाथ अस्कर द्वारा रचित जोंक जो है वो एक सामाजिक व्यंग्य है। क्या है? एक सामाजिक व्यंग्य रचना है। तो नाटक एवं एकांकी से संबंधित प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं और कल से हम कहानियाँ शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास लाभदायक लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हम ऐसी ही वीडियो
निरंतर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।